गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ भारती को मेरा वंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल, our college director Amit ji Maheshwari, humble director. Our college principal ji, dynamic personality Dr. Sitaram ji, and webinar secretary Dr. Manish ji Swami, and co-secretary Kapil ji और टेक्निकल कर्ण जी, इन सबका मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने वेबिनार सीरीज तीसरी में मुझे एक पूर्ण रूप से अवसर दिया। ऑलवेज आई लाइक से सम वर्ड, डियर ऑडियंस, learned participants, my near and dear students, I have some few words about the मनीष जी स्वामी। उनके बारे में मैं पहले कहना चाहूँगा कुछ शब्द। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहें, आंधी से कोई कह दे औकात में रहें। इसके अतिरिक्त को सचिव जी कपिल जी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज का जो टॉपिक हमारा जो महत्वपूर्ण रूप से रहा है, कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस। कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस। आई वांट टू शेयर माय स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ में स्लाइड को शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस। कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस यानी कैरियर मीन्स होता है प्रोफेशन, लॉ मीन्स होता है विधि, और प्रैक्टिस मतलब होता है व्यवहार। कि किसी भी पेशे को आप विधि के रूप में कैसे ग्रहण करें, लॉ के पेशे को कैसे एक प्रोफेशन के रूप में अपनाएं, यह एक महत्वपूर्ण जरिया है। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, नॉलेज विल रूल, डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। मानता हूं कि प्रैक्टिस के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज हमेशा रूल करती है डिग्री पे। बिना ज्ञान के आप अधूरे होते हैं। देखिए, कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस यानी एक एडवोकेट बनने के लिए, एक कैरियर के रूप में लॉ के प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, आप कह सकते हैं कि लॉ एक आपका महत्वपूर्ण आकर्षक कैरियर का विकल्प है। जो बी ए प्राउड टू बी ए लॉ स्टूडेंट, और एक लॉ का विद्यार्थी होने के नाते आपको गर्व करना चाहिए। मेरे दूसरे शब्दों में कहूं कि डिग्री एक और विकल्प अनेक। डिग्री एक है लेकिन विकल्प अनेक है। कैसे? आज आप देखते हैं कि बीटेक किया हुआ एलएलबी कर रहा है, सीए किया हुआ व्यक्ति एलएलबी कर रहा है, सीएस किया हुआ व्यक्ति एलएलबी कर रहा है। इट मीन्स इट इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉ डिग्री। आज के समय में लॉ डिग्री एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन चुकी है और एट्रैक्टिव कैरियर के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है आपका लॉ का कैरियर। अगर आप लॉ के कैरियर में आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, प्राउड टू बी ए लॉ स्टूडेंट। इट इज नॉट बाई चांस। देखिए, लॉ एज ए प्रोफेशन इज ए ग्रेट डिमांड टुडे। आज लॉ के पेशे की महत्वपूर्ण बात बढ़ी है। और अगर मैं कहूं कि एस्टिमेटेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एस्टिमेटेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, यानी इसका मतलब है यह एक प्रकार से आपका सम्मानित पेशा है, रेस्पेक्टेड है, ऑनरेबल पेशा है लॉ का कैरियर के रूप में। When we hear the word law, only in traditional occupations like advocacy, judiciary comes to our mind. जब भी हम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तो एडवोकेसी, जुडिशरी हमारे माइंड में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टुडे लॉ एज ए प्रोफेशन ऑफर्स ए प्लेथरा ऑफ कैरियर एवेन्यू फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड कॉन्क्यर। कहने का तात्पर्य है कि जो अगर आप लॉ के प्रोफेशन को अपनाते हो तो प्लेथरा ऑफ कैरियर यानी कैरियर का एक ढेर सारा है, बहुत कैरियर की अपॉर्चुनिटी है। एवेन्यू फॉर स्टूडेंट्स, यह एक स्टूडेंट्स के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में बन गया है। अगर आप इसका अन्वेषण और जीत हासिल करना चाहते हो तो यू मस्ट adopt the law profession. The days are gone when law course was chosen as a profession by chance.
अब वो दिन लग गए, अब वो दिन चले गए जब कुछ नहीं होता था तो कहता सब क्या करें, LLB कर लें। अब ऐसा नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लॉ कोर्सेज नॉट एज ए चांस बाय ए चॉइस। अब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो लॉ कोर्स की तरफ इच्छुक हो रहे हैं वह चांस के द्वारा नहीं है बल्कि चॉइस के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। देयर आर एविडेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर द लॉ कोर्सेज, यानी जो भी लॉ ग्रेजुएट करता है उसके लिए एविडेंट अपॉर्चुनिटी है, एक आकर्षक अवसर है। कॉर्पोरेट फर्म हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, मिनिस्ट्री हो सकती है, जज हो सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पक्ष हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है who wants to serve the people by fighting for their justice, जो न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। अरे डरपोक लोगों का यह काम नहीं है। Who wants to serve for the people by fighting for their justice, जो न्याय के लिए वास्तव में लड़ना चाहते हैं। Someone who believes that truth shall always prevail, सत्य हमेशा अधिभावी रहेगा। And who wants to protect the interest of the people, a career in law might be answered, जो व्यक्ति सत्य को जीतना चाहते हैं, अपने अधिकारों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए कैरियर एक लॉ के रूप में हो सकता है, या एक इसका आंसर है। देखिए, इस लॉ के कैरियर को अपनाने के लिए मैं आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एनालिटिक स्किल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वालिटी सम प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, और अप फॉर दिस प्रोफेशन, जो इस प्रोफेशन को ग्रहण करना चाहता है, वर्किंग ऑन देम टू मेक देम इवन बेटर, यानी उसको बहुत अच्छे ढंग से कार्य करना पड़ेगा। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस लीगल के प्रोफेशन को अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, LLB होना जरूरी है लॉ प्रोफेशन के कैरियर में। एक छोटा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, हाउ टू बिकम ए लॉयर इन इंडिया, आप लॉयर कैसे बने। देखिए, 1986 में पहली बार इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स आया, चूज एनी स्ट्रीम आफ्टर द क्लास 12, सम ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट एस्पायरिंग, जो विद्यार्थी एस्पायरिंग करना चाहते हैं, उस कोर्स को लेना चाहते हैं, जैसे लॉ हुआ, पॉलिटिकल हुआ, साइंस हुआ, लीगल स्टडी हुई, इकोनॉमिक हुई, हिस्ट्री हुई, साइकोलॉजी हुआ, ये सब्जेक्ट्स वर्तमान में आपके इंपॉर्टेंट है। और 10+2 यानी आप 10+2 के पश्चात आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। जो स्टूडेंट महत्वाकांक्षी है, एस्पायरिंग है, वो आफ्टर 12 के बाद ही LLB कोर्स कर सकते हैं, जिसमें मैं बता दूं, BA ऑनर्स जब नाम आता है तो बड़ा प्यार से लिया जाता है। BCom ऑनर्स हुआ, BA LLB हुआ, BBA LLB हुआ, वेरियस ऑफ यूनिवर्सिटी है जो आपके +2 के बाद इस कोर्स को करवाती है। देखिए, ये एक 5 ईयर की योग्यता है कि अगर 10+2 के बाद आप LLB करना चाहते हैं तो 50% जनरल होनी चाहिए परसेंटेज, और 45% SC, STC और OBC में +2 के पश्चात LLB करने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। देखिए, अगर 3 ईयर के बारे में आप सभी जानते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जानते हैं कि ग्रेजुएशन में 45% होना जरूरी है, और जनरल के लिए और OBC के लिए 42, SC, STC के लिए 40% होने का जरूरी है। जो +2 के बाद में और +3 के बाद में एडवोकेसी के कैरियर को रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए, नंबर ऑफ लिस्ट है, लगभग 21 यूनिवर्सिटीज नेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो आफ्टर 5 ईयर के बाद में भी 3 ईयर कोर्स भी करवाती है। तो टॉप यूनिवर्सिटी है, आप नेशनल यूनिवर्सिटी बंगलौर ले सकते हो, नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद ले सकते हो, वेस्ट बंगाल ले सकते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली ले सकते हो, नेशनल लॉ जोधपुर ले सकते हो, भोपाल ले सकते हो, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर ले सकते हो, जिंदल लॉ स्कूल सोनीपत ले सकते हो, सिम्बोसिस लॉ पुणे ले सकते हो, और NM लॉ कॉलेज भी चॉइस किया है तो इट डजंट बैड, यह भी बुरा नहीं है। NM लॉ कॉलेज आपका एक महत्वपूर्ण लॉ कॉलेज है, वो भी आपका +3 के बाद LLB करवाता है। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपका एक क्लेट का टेस्ट भी होता है 2 आवर्स के बारे में, 5 ईयर बच्चों के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जो टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, ये डिफरेंट कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, और 21 प्रोमिनेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया ये एग्जाम करवाती है। इट कवर्स द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है। तो आप क्लेट से भी +2 के बाद कर सकते हैं। इसके बाद भी मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप नंबर ऑफ नेम्स सर्च कर सकते हैं गूगल में जाकर भी। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट करवाती है,
लॉ स्कूल ऑफ एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें आपका जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल्स, एलियंस स्कूल ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ एसआरएम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी स्कूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईआईटी खड़गपुर और एमंग अदर्स, ये आपका लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट भी होता है। और सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट सेट भी आपका लॉ के बारे में होता है। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, 5 ईयर से इंटीग्रेटेड कर लिया या 3rd ईयर के बाद एलएलबी कर लिया, तो काफी विद्यार्थी है जो एलएलबी के बारे में नहीं जानते हैं, या मैं कहूं कि एलएलबी कैसे लिखते हैं। तो आप फर्स्ट एल खाली होता है, उसके बाद डॉट लगा सकते हैं, फिर बी के बाद डॉट लगा सकते हैं। बेसिकली जो इसका एलएलबी का मीनिंग होता है वो बैचलर ऑफ लॉज ही होता है, और इसे हम बैचलर ऑफ लॉज भी कहते हैं। लेकिन लैटिन टर्म्स में इसका एक जो वर्ड है लेगम बेकोलोरियस, लेगम बेकोलोरियस एक लैटिन वर्ड है जिसका भावार्थ यही निकलता है विधि में स्नातक, बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, वैसे ही लेगम बेकोलोरियस की एक डिग्री होती है। देखिए, जो ये कोर्स है इसमें कई प्रकार के लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रिंसिपल्स, आइडियाज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री इसमें क्या होती है, शामिल होती है। देयर आर एम्पल कैरियर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया आफ्टर एलएलबी, यानी कहने का मतलब है कि आपको जब एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुतायत मात्रा में आपके प्रचुर कैरियर की संभावना बन जाती है और आप कैरियर को अपना सकते हो। एलएलबी ग्रेजुएट कैन एंटर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव में जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो। परहैप्स एलएलबी ओपन द डोर, लिसन केयर, परहैप्स एलएलबी opens the door to wide set opportunities that cannot be boosted by the other career option। यानी कोई भी कैरियर ऑप्शन इतनी अपॉर्चुनिटी का दावा नहीं करता जितना कि एलएलबी का प्रोफेशन है, एडवोकेट के रूप का प्रोफेशन है, जो ये दावा करता है वह एक महत्वपूर्ण दावे के रूप में शामिल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि व्हाट इज द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सम पीपल वांट टू ज्वाइन, प्लीज एडमिट। व्हाट इज द ऑल इंडिया बार एग्जाम। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जो बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और जो एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहते हैं उनको ये एग्जाम पास करना होता है, चाहे आफ्टर 5 ईयर एलएलबी हो या 3 ईयर हो। ओपन बुक टेस्ट एग्जाम होता है और ये एग्जाम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पास करना जरूरी है, वरना आप वकालत नहीं कर सकते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ मेनी टाइम्स द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हेल्ड इन ईयर। तो मैंने, चूंकि कोविड चल रहा है तो कोविड अगस्त और अक्टूबर के बीच और मार्च और मई के बीच ये एग्जाम होता है। आप इसकी साइट पे जाकर भी देख सकते हैं, इंडियन बार काउंसिल की। इज पासिंग ऑल इंडिया बार एग्जाम मैंडेटरी? यस, फॉर द कैंडिडेट who passed their LLB degree from 2010 onward is now mandatory to clear all India bar examination to practice law as an advocate. The Bar Council of all the states are ensuring that the enrolled lawyers appear to the all India examination and pass the examination. If any enrolled lawyers fails to do that, then they are barred the council association until they pass the examination, all India bar examination। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्जित कर दिया जाएगा, उसका पास होना एग्जाम में जरूरी है। देखिए, क्राइटेरिया क्या है, मैंने पहले भी बताया कि कैंडिडेट होल्डिंग 3 डिग्री का, या तो 3 डिग्री हो लॉ की, या 5 ईयर डिग्री एलएलबी की हो, या आपके एडवोकेट में रजिस्ट्रेशन भी होना, साथ साथ एनरोल प्रोविजन जरूरी है। इसके साथ साथ देयर इज नो अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स टेकिंग द एग्जाम। यानी आपके अपर एज की कोई लिमिट नहीं है कि उसकी कितना बार एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ यू कांग्रेचुलेशन। आप पूछोगे सर कैसे बधाई दे रहे हो, जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो अब आप एडवोकेट बन गए हो, वकील बन गए हो। सेक्शन 24 आपको कहता है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी कंप्लीटेड 21 ईयर्स, 21 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और बार काउंसिल के द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसके लॉ की डिग्री होनी चाहिए,
और जो निर्धारित फीस है वह उसके द्वारा जमा करा देनी चाहिए। एक एडवोकेट के बारे में 1961 में यह कहा जाता है, 218 कहता है, बिफोर दिस एक्ट देयर वर डिफरेंट क्लासेज ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर अंडर दी लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। यानी या तो वो एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या पूर्व का जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है। कहने का मतलब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लिया, आप निर्धारित सेक्शन 24 के अंतर्गत एडवोकेट बनने की जो योग्यता रखते हो वो पूरी कर ली और आप एनरोल्ड हो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इससे पहले लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था, इसके अंतर्गत आप एडवोकेट बन सकते हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कहीं कहीं ये लिंक करती है, यह भी लिंक करता है क्वालिटीज ऑफ एडवोकेट। देखिए जब आप किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस, यानी प्रोफेशन जो आपने लॉ में किया है अभ्यास के तौर पर, वो सक्सेस कब होगा? आपके पास डिग्री है बट लॉ की नॉलेज नहीं है, आपके पास डिग्री है बट प्रोसीजर को नहीं जानते, आप बहुत कुछ लॉ को जानते हो लेकिन मीठा नहीं बोलते, कड़वा बोलते हो, तो कैरियर ऑफ प्रोफेशन सक्सेस नहीं होगा। इफ यू वांट टू इन योर लाइफ हम्बल देन लाइफ विल प्रिवेल शुड बी इजीली, यानी आपका जो जीवन है बड़ा आसानी से तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एडवोकेट में मैं कहता हूं ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप सभी जानते हैं ये आम व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी होना जरूरी है और पेशे के प्रति एक एडवोकेट को ऑनेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसके अतिरिक्त करेज, साहस बहुत बड़ी चीज होती है। अभी मैं एक कार्टून देख रहा था कि किसी जानवर ने किसी छोटे जानवर को पकड़ लिया था, तो छोटे जानवर ने गला दबा दिया। इट मीन्स अगर आम व्यक्ति के जीवन में अगर साहस है तो साहस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि शाम को धमकी मिली और अपना केस छोड़कर आउट हो गए। नो, करेज होना चाहिए, सही मायनों में साहस होना चाहिए। ऐसा साहस होना चाहिए जो समाज में आपकी एक छवि निर्धारित करता हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिलिजेंस और लेबर, यानी आपको जीवन में परिश्रमी होना जरूरी है। एक कोटेशन है, लेबर वाज नेवर गो विदाउट पे। अगर आपने वकालत पेशे को चुना है, एडवोकेट पेशे को चुना है और आप परिश्रमी नहीं है तो निश्चित रूप से आपके पेशे को कहीं न कहीं क्षति पहुंचती है, क्योंकि जो ये पेशा है एडवोकेट का प्रोफेशन पूर्णकालिक पेशा है, डे बाई डे लॉ अपडेट होता है, और अगर लॉ से आप परिचित नहीं होते हैं कई बार काफी बहस और तर्क होती रहती है, तो विनोदी होना जरूरी है और आपको एल्कुनेंस यानी हम इसको कहते हैं वाक्पटु या उत्तम बोली, व्हेन यू प्रोसीड द केस अगेंस्ट द जज और इन फ्रंट ऑफ द जज बिहाफ ऑफ द पार्टी, जब हम पार्टी के सामने किसी केस को पेश करते हैं तो वाक्पटु होना जरूरी है। और निर्णय की कला भी आप में होनी चाहिए। सपोज कीजिए आज आप केस के लिए प्रिपरेशन नहीं है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो जजमेंट होना, ये कौन चला है, जजमेंट होना महत्वपूर्ण है। फेलोशिप, साथी के प्रति आपको फेलोशिप के प्रति भी ध्यान रखना होगा, ये क्वालिटी होना चाहिए। सीनियर जूनियर का जो मान सम्मान है उस मान सम्मान को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आर्ट ऑफ गुड एक्सप्रेशन, क्योंकि कानून है, कानून में अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, आर्ट ऑफ गुड एक्सप्रेशन नहीं है, तो यह भी एक प्रकार से आपकी कमी है। और साउंड ऑफ लीगल नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर साउंड ऑफ लीगल नॉलेज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लॉ की जो प्रैक्टिस है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती।
देखिए, जब भी आप विधि को आजीवन के अभ्यास के रूप में करते हैं, ये मैंने कुछ क्वालिटीज आपको बताई है। पंचुअल होना जरूरी है, लीगल नॉलेज होना जरूरी है, रिट्स का नॉलेज होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप यह सब करते हैं तो क्वालिटीज ऑफ एडवोकेट आपकी एक सक्सेसफुल प्रयास रहेगा, और क्वालिटी ऑफ एडवोकेट होते हुए आप लॉ के इस प्रोफेशन को महत्वपूर्ण ढंग से चला सकेंगे और आपका प्रोफेशन कैरियर के रूप में सक्सेस होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? हम कह सकते हैं कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट हु हैज पास्ड ए क्वालिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का भी एक एग्जाम होता है और वह एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है, और द एग्जामिनेशन इज टेकन बाय एन एडवोकेट हु हैज बीन एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एटलीस्ट 5 ईयर, जिसको बार काउंसिल का 5 ईयर का अनुभव होता है, और 1 ईयर ट्रेनिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की अगर हो जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जो एग्जाम लिया जाता है वह क्लियर करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैंने छोटी सी बात और लिखी है, ओनली एन AOR कैन फाइल ए वकालत, ए पेटिशन एंड एफिडेविट और एनी अदर एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा कोई वकालतनामा, कोई पेटिशन, कोई शपथ पत्र या अन्य कोई आवेदन पार्टी के द्वारा दिया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा दी AOR इज हेल्ड अकाउंटेबल, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जवाबदेही होता है किसी कंडक्ट के केस के मामले में, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही आपका क्या भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा, कोई नोटिस भेजा जाएगा, सीधा कोई नोटिस पार्टी के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो प्रैक्टिस के रूप में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हालांकि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप विधि के विद्यार्थी हो, इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, यह भी एक बड़ी चीज, बढ़िया चीज है, आप सभी कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं, प्रोफेशनल लीगल एथिक्स भी पढ़ते हैं, और आपने उसमें देखा कि आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यानी भारतीय महान्यायवादी एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर। सभी यूनियन गवर्नमेंट के मैटर के मामले में, लीगल मैटर्स के मामले में अटॉर्नी जनरल क्या देता है, राय देता है, और अटॉर्नी जनरल रेस्पॉन्सिबल होता है, सरकार की सहायता करता है लीगल मैटर्स के मामले में, और सरकार की तरफ से वहां पैरवी भी करता है। देखिए, थोड़ा सा मैंने और इसको आगे किया है, एलिबरेशन किया है। दे मस्ट बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी अटॉर्नी जनरल में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। मैंने मेंशन किया है, दे मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर और एन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स और एन एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कोई विधि नेता विशेष है और प्रेसिडेंट की राय है तो भारत के नागरिक को अटॉर्नी जनरल के रूप में भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, और ये अप टू प्लेजर ऑफ दी प्रेसिडेंट होता है। और आर्टिकल 76 जो महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यह आपके ध्यान के लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इतना ही नहीं, आप एडवोकेट के रूप में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में, अटॉर्नी जनरल के रूप में, इतना ही नहीं, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट भी आप बन सकते हो, राज्य के महाअधिवक्ता भी बन सकते हो। हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जो जज के हाई कोर्ट बनने की योग्यता रखता है। और आप देखते हैं हाई कोर्ट के जज की जो आर्टिकल 217 में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि 10 ईयर जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए और एडवोकेट 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्तमान में एडवोकेट स्टेट भी स्टेट के मामलों में विधि की सहायता देने संबंध में वही कार्य करता है। और वर्तमान में जो एडवोकेट ऑफ स्टेट है उसके बारे में भी बता दूं, महेंद्र सिंह जी सिंघवी है जो वर्तमान में एडवोकेट ऑफ स्टेट के रूप में है। देखिए, इतना ही कैरियर में, हालांकि थोड़ा सा बड़ी बात है, सेक्शन 16(2) सीनियर एडवोकेट के बारे में बताता है। 1 कहता है 2 टाइप के एडवोकेट होंगे, एक नेमली जनरल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। एन एडवोकेट may with his consent be designated as senior advocate if Supreme Court or High Court
एज ऑफ ओपिनियन दैट बाई वर्च्यू ऑफ एबिलिटी, यानी उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए। स्टैंडिंग एज की बात, उसको बाहर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान होना चाहिए एक्सपीरियंस के आधार पर, और वह इस जो पद है इसके लिए डिजर्व होना चाहिए, तो सीनियर एडवोकेट के रूप में भी वह नवाजा जा सकता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके, और थोड़ा सा, चूंकि मनीष जी ने मुझे ये टॉपिक शानदार दिया है और कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस जो दिया है, बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा इस वेबिनार सीरीज 3 में। देखिए, आप एडवोकेट के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं। और जुडिशरी में तो मैं कहना चाहूंगा कि बंसल सर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे कि जुडिशियल चूंकि मेन फंडा होता है स्टूडेंट्स का, तो बंसल सर इस पर विशेष से फोकस डालेंगे। टीचिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि LLB करने के पश्चात में 55 जनरल में, OBC में 50, SC में 50% है, तो नेट और सेलेक्ट करके आप एडवोकेट होते हुए भी टीचिंग पेशे में भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लीगल आउटसोर्सिंग अभी नया प्रचलन में है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर किसी बाहरी फर्म से जो विदेशी है, अगर आप कोई हेल्प लेते हैं, तो वह भी लीगल आउटसोर्सिंग के रूप में इस प्रोफेशन को आप क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। प्राइवेट कंपनी है, आप प्राइवेट कंपनी, नंबर ऑफ कंपनी है, मथुन फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, सारा फाइनेंस, मैनी प्राइवेट कंपनीज, आप लॉ की इसमें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉ को कैरियर के रूप में, प्रोफेशन के रूप में बना सकते हो। आप लीगल एनालिटिक विश्लेषण भी बन सकते हो। इतना ही नहीं, एक पॉलिटिक्स भी मेरे साथी ने बताया कि पॉलिटिक्स और लॉ का बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। आजकल आप देख रहे हो MLA MP जो LLB किए हुए हैं, वो बेहतर प्रशासन चला रहे हैं और साथ साथ में अपने प्रोफेशन को भी अपना रहे हैं, तो यह आपका एक महत्वपूर्ण कैरियर के रूप में हो सकता है। देखिए, आप लॉ बुक्स लिख सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो। एडवोकेट होते हुए भी आप किसी कॉलम को पत्रकारिता में आप एडिटिंग करके ज्वाइन कर सकते हो, और इस प्रकार से इस लीगल प्रोफेशन को आप ग्लोरियस हिस्ट्री दे सकते हो। मैं कहना चाहूंगा, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो ग्रोथ इस लॉ प्रोफेशन ने किया है, किसी भी दूसरे प्रोफेशन ने नहीं किया है। अब देखिए, अंत में कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एडवोकेट बने, आप एडवोकेट ऑफ स्टेट बने, अटॉर्नी जनरल बने, आप PP बने, लेकिन लॉ के प्रोफेशन में काफी कैरियर है। देयर आर वेरियस एरियाज और स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड विच वन कैन चूज फ्रॉम लाइफ। हम उसमें से किसी एक को भी अपना सकते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण है, सिविल लॉ, आप सिविल लॉ को अपना सकते हो, आप क्रिमिनल लॉ को ले सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ जो आजकल बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है, आप देख रहे हैं, CA, CS, कॉर्पोरेट लॉज के साथ LLB करना चाहते हैं। टैक्सेशन लॉ में आप विशेष एक्सपर्ट सब्जेक्ट चुन सकते हो। इंटरनेशनल लॉ में आप देख रहे हो, इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस करना एक बड़ा ही विषय है, आप बन सकते हो। फैमिली लॉ मैटर्स वर्तमान में जटिल मुद्दा है, पारिवारिक मुद्दे बढ़ रहे हैं, आप विशेष एक्सपर्ट फैमिली लॉ में भी हो सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि में भी एक्सपर्ट हो सकते हो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जा सकते हो। वर्तमान में बहुत ही करंट इशू है पेटेंट लॉ, एकस लॉ में जा सकते हो। आपने किसका पेटेंट कराया, आप अपने आर्टिकल का पेटेंट कराएं, आप अपनी कमोडिटी का पेटेंट कराएं, आप भुजियों का पेटेंट कराएं, आप पापड़ का पेटेंट कराएं, आप किसी का भी पेटेंट करा सकते हो। इतना ही नहीं, गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट में भी एक ज्वलंत मुद्दा है, GST मोदी जी ने छेड़ा है, तो GST में भी आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद भी मेरे पास विकल्प काफी जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आज बिल्कुल फ्री मूड में नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी आप फोकस रोडान की बिग पुश थ्योरी की तरह एक सब्जेक्ट पर कर लीजिए, और एक सब्जेक्ट पर करने के पश्चात में आप कैरियर के रूप में उसे अपनाइए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सेल टैक्स एक महत्वपूर्ण विषय है, एक्साइज एक महत्वपूर्ण विषय है, ट्रिब्यूनल, जो लोग ट्रिब्यूनल के बारे में जानते हैं, सेकेंडरी में भी पढ़ रहे हैं, कि क्वासी कोर्ट होते हैं। ट्रिब्यूनल में आप सर्विस मैटर के रूप में जा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नोटरी आप बन सकते हैं वकील के साथ साथ, ओथ कमिश्नर बन सकते हैं। ह्यूमन राइट ऑलवेज मुद्दा रहा है, आप ह्यूमन राइट में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप कंप्यूटर और फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, आप एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हो सकते हैं, और
मनीष जी स्वामी जो वेबिनार के सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे विशेष रूप से बताया कि डेवलपर एंड बिल्डर्स में भी आजकल लॉ सेक्टर के बारे में बड़ा बूम है, क्योंकि डेवलपर कॉलोनी बनाते हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आती है, तो लॉ का ज्ञान नहीं हो तो डेवलपर एंड बिल्डर्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कंज्यूमर में आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर भी एक महत्वपूर्ण एरिया है, और क्योंकि आप जानते हैं उपभोक्ता को हमेशा ठगा जाता है, तो उपभोक्ता की ठगी ना हो इसलिए एक महत्वपूर्ण है। और आर्बिट्रेशन और मेडिटेशन, मध्यस्थता और सुलह विधि, इसके बारे में भी आपको बहुत सारे विशेष रूप से बताएंगे दिनेश जी। तो आर्बिट्रेशन और मेडिटेशन में भी एक महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें आप लॉ प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी कैरियर बचे जा सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, टू मच है। बेसिकली मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, फैमिली मैटर में आप ध्यान रखिएगा और एक्सपर्टाइज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, लास्ट में एक चीज है कि भाई सर आपने कैरियर के बारे में बता दिया, कैरियर प्रोफेशन के बारे में बता दिया, हालांकि इसकी डीमेरिट मैं नहीं बताऊंगा, डीमेरिट भी लीगल प्रोफेशन की हो सकती है, पर सबकी सोच पर फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति है जो पत्थर की मूर्ति को भी भगवान मान लेता है, और एक व्यक्ति है जो पत्थर की मूर्ति को भी गाली दे देता है। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग धारणाएं हो सकते हैं, आप उनकी डीमेरिट करें, पर मैं उनकी डीमेरिट नहीं करूंगा। प्लीज समवन राइट ऑन दी साइड, स्लाइड, प्लीज आप स्लाइड पे न रखें। इट्स ओके, थैंक यू डियर, प्लीज नॉट राइट, थैंक यू टू ऑल, नेवर मिसयूज, ओके, थैंक यू, यू कॉल मी माई पर्सनल नंबर, आई एम फ्री फॉर यू डियर स्टूडेंट, मैं तुम्हारे लिए फ्री हूं। और वेबिनार, इंटरनेशनल सेमिनार मैंने काफी अटेंड किया, प्लीज मत लिखो, है ना, मुझे धन्यवाद देना, मैं चाहूंगा कौन स्टूडेंट है who wants to thank me, ओके। प्रोज ऑफ चूजिंग ए कैरियर लॉज, यानी इस लॉज को चुनने में आपके क्या फायदे हैं, इसकी मेरिट क्या है, तो थोड़ा सा यह भी मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा इसको भी लिया जाए। देखिए, इस लॉ के प्रोफेशन को आप अपनाते हो तो प्रेस्टीज आपकी बनती है कि फलाना एडवोकेट, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, अच्छा लगता है, तो प्रेस्टीज आपकी बनती है अगर इस प्रोफेशन को आप अपनाते हो। देखिए, डाइवर्सिटी है, विविधता है, मोर एंड मोर कैरियर पाथ आर इवॉल्विंग इन लॉ बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस हुए हैं, डाइवर्सिटी आई है, विविधता आई है इस पेशे के रूप में, तो डाइवर्सिटी होने के कारण से भी इस प्रोफेशन को आपको अपनाना पड़ेगा, और यह प्रोफेशन विविधता को लेकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मेरा फर्स्ट स्लाइड शेयरिंग है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। कोविड-19 के पश्चात टीचर कैनॉट बी रिप्लेस बाय अनदर टीचर, कोई टीचर दूसरे टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट टेक्नोलॉजी रिप्लेस दी टीचर बाय अनदर टीचर। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो दूसरा टीचर आपको रिप्लेस कर देगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि नॉट टू सैनिटाइज अवर हैंड्स, हमको हाथ साफ करने की आवश्यकता नहीं है, बट टू सैनिटाइज अवर माइंड, आपको सैनिटाइज माइंड भी करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए कि इसमें अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ है, इसमें बढ़ने के अवसर है, विकास के अवसर है, सिक्योर जॉब है, आप ही सर्वे सर्वा हो, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आप प्रोफेशन को अपनाते हो, आप सिक्योर जॉब में चले जाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इस प्रोफेशन के साथ कुछ काम कर भी सकते हो, टीचिंग का कर सकते हो, एडिटिंग का कर सकते हो, एवरीथिंग एंड ईच यू कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगा, प्लीज कोई भी जो स्क्रीन पे स्लाइड पे लिख रहा है ना लिखे, मेरा कहना माने, यू आर द गुड स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल अबाउट द लेकुनाज ऑफ द वेबिनार, इसलिए लिखे नहीं है ना, लेकिन मैं रेडी हूं क्योंकि मुझे डीमेरिट मालूम है, इसलिए आई एम रेडी फॉर इट, मैं इसके लिए रेडी हूं। अवेयरनेस ऑफ द राइट एंड ड्यूटी, आपको अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, आप कर्तव्य और अधिकार के प्रति भी जान जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रोज ऑफ द चूजिंग ए कैरियर इन लॉ प्रैक्टिस है, आपको लेना और इसमें जाना पड़ेगा। देखिए, इतना ही नहीं, आप समय समय पर ये कैरियर मैप को भी देख सकते हैं, ये स्वामी जी ने बहुत खूबसूरत बनाया है, मैंने 3 पार्ट में चोरी करके कॉपी पेस्ट किया है। एडवोकेट के रूप में आप कोर्ट ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, क्रिमिनल लॉयर, सिविल, एजुकेशन, इनकम टैक्स लॉयर, साइबर लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, इन सबको आप कैरियर मैप के रूप में अपना सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं, लॉ ऑफिसर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मल्टीनेशनल कंपनी, LLM करके यूजीसी नेट लेक्चर में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं। नंबर ऑफ द कैरियर, लेबर लॉ, सक्सेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर लॉ, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, एनवायरमेंटल लॉ, यानी मल्टी डायमेंशन ऑफ दी सब्जेक्ट आपको यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में
खोलता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉ के कैरियर को, प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लॉ एक बेटर कैरियर ऑप्शन है, इसको जरूर अपनाना चाहिए। और कंक्लूजन में कहूं, निष्कर्ष कहूं, थोड़ी सी बात कहूं, लेकिन मैं यहाँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे साथियों के लिए कहना चाहूंगा, न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है। न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो जमीन आती है, आसमां अभी बाकी है। अभी तो हमने जमीन नापी है दोस्तों, आसमान को अभी नापना है। ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, completing an LLB is one of the first steps to successful career, as there are numerous opportunities for you to pursue a successful career. Note to the options well and choose wisely before you take up career path. Thank you very much and God bless you, all of you. Thank you. Thank you, Ojas sir.